Hello students, today I am going to discuss the Wheels and Bondi 1989 model of curriculum development. According to Wheels and Bondi, curriculum is a goal or set of values which are activated through a development process culminating in classroom experiences for students. व्हील्स एंड बॉन्डी के अनुसार पाठ्यचर्या एक लक्ष्य है या हमारे द्वारा निर्धारित मूल्यों का समूह जो हम बालकों के विकास प्रक्रिया के दौरान कक्षा क्रियाकलाप के द्वारा सक्रिय करते हैं, बालकों में समाहित करते हैं। इसी को हम पाठ्यचर्या कहते हैं। Wheels and Bondi has described some areas of concern in curriculum planning. He named these various areas of concern and influences in curriculum planning as domains. There are at least 5 domains currently affect curriculum planning and decision making. These include philosophy and goal development, instructional system, materials development, management of instructions, teacher training. व्हील्स एंड बॉन्डी ने कुछ ऐसे क्षेत्र के बारे में बताया जिससे पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है या पाठ्यचर्या का विकास उनसे जुड़ा हुआ है, और इन ऐसे विभिन्न क्षेत्रों को उन्होंने डोमेन का नाम दिया। उन्होंने बताया कि कम से कम 5 डोमेन ऐसे हैं जो कि पाठ्यचर्या विकास एवं डिसीजन मेकिंग को, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं या पाठ्यचर्या से जुड़े हुए हैं। यह है दर्शन और लक्ष्य विकास, दूसरा है निर्देशात्मक प्रणाली, तीसरा सामग्री विकास, चौथा निर्देशों का प्रबंधन, पांचवा शिक्षक प्रशिक्षण। तो यह 5 ऐसे क्षेत्र उन्होंने बताए हैं जिससे कि हमारी पाठ्यचर्या प्रभावित होती है। हम सभी जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी पाठ्यचर्या दर्शन पर आधारित होती है। हम इसमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी बनाए जाते हैं। तो उन्होंने, और शिक्षक का प्रशिक्षण भी उतना ही आवश्यक है पाठ्यचर्या के अनुसार, क्योंकि पाठ्यचर्या क्रियान्वयन पूर्ण रूप से शिक्षकों पर निर्भर है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है पाठ्यचर्या, किसी भी पाठ्यचर्या को सफल होने। The Wheels and Bondi uses the term analyze, design, implement and evaluate to describe the 4 stages referred by strategic planners and others in the field of planning. These planning processes include 4 broad stages of involvement. विल्सन बॉन्डी ने अपने 4 चरण को 4 नाम दिया। पहला एनालाइज, दूसरा डिजाइन, तीसरा इंप्लीमेंट या क्रियान्वयन एंड चौथा इवैल्यूएशन मूल्यांकन। So these planning process include 4 broad stages of involvement. First one is the analyze, second design, third implement, fourth evaluation. तो ये 4 चरण हैं व्हील्स एंड बॉन्डी मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज एनालाइज। इन दिस स्टेज scrutiny of merits and demerits of the current program plan is done, including
डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इस चरण में जो एनालाइज है, विश्लेषण है, इसमें हम जो वर्तमान में पाठ्यचर्या लागू है, जो चल रही है, उसके अच्छाई एवं बुराई, जो उसमें कमियां हैं या जो उसके मजबूत पक्ष है, उसका हम विश्लेषण करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, मतलब छांटते हैं कि इसमें क्या अच्छाई है और इसमें क्या ऐसी बातें हैं जिसे हटाई जाए या हमारे भविष्य के ज़रूरतों के मुताबिक या नहीं है। तो हम इसमें विश्लेषण करते हैं वर्तमान में चल रहे पाठ्यचर्या को, उसके साथ ही अपने जो भविष्य की ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता है, उसका भी निर्धारण करते हुए उसके अनुसार से पाठ्यचर्या का हम विश्लेषण करते हैं। सेकेंड स्टेज इज द डिज़ाइन। In this stage, selection of preferred direction for the future and preferred methods and solution is done. This involves all work done to ensure that curriculum is relevant, appropriate and workable. At this stage, curriculum is conceptualized and attention paid to arrangement of varied components. Considerations include the focus on the philosophical underpinnings, goals, objectives, subject matter, learning experiences and evaluation. यह जो द्वितीय चरण है डिज़ाइन का, इसमें हम अपने जो भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से हमारा जो पाठ्यचर्या निर्माण के लिए, जो आवश्यकता के अनुसार से निर्माण के लिए क्या हमारा मेथड होगा, तरीका होगा, क्या समाधान होगा, हम इसका चुनाव करते हैं। इसमें वह सभी कार्य शामिल हो जाते हैं जो कि पाठ्यचर्या को वास्तविक बनाए, कार्य के योग्य बनाए और उसे समयानुकूल बनाए, जो रेलिवेंट हो, वह वर्तमान की आवश्यकता के भी अनुसार हो और उसे लागू किया जाने वाला कार्य वर्केबल हो, उसे लागू करना आसान हो और वास्तविक हो। इसी चरण में हम पाठ्यचर्या की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं और हम यह सभी जो इसके घटक हैं उसको चरणबद्ध तरीके से हम व्यवस्थित करते हैं कि हमारे जो कौन सा चरण पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। हम इसी चरण में डिज़ाइन में ही जो हमारा दर्शन आधार है हमारे पाठ्यचर्या का, इसका ध्यान रखते हैं, इसका चुनाव करते हैं, हमारे उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, हमारा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हम अपने विषय वस्तु का चुनाव करते हैं और लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो अधिगम अनुभव है उसका चुनाव करते हैं और मूल्यांकन की विधि का भी निर्धारण हम इसी चरण में करते हैं। डिज़ाइन में ही जो पूरी रूपरेखा है वह इसी सेकंड स्टेज में ही तैयार हो जाती है पाठ्यचर्या की। In this stage, curriculum development involves planning, constructions and the logical step-by-step procedures used to produce written documents and print and non-print resource materials. These includes vision statements, goals, standard, performance, benchmarks, learning activities, instructional strategies, interdisciplinary connections, and other integration activities that guide curriculum implementation. यह जो द्वितीय चरण है इसमें हम पाठ्यचर्या की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें योजना, पाठ्यचर्या निर्माण और स्टेप मतलब चरणबद्ध तरीके से हम सारी प्रक्रिया को पूरा करते हैं और अंत में एक लिखित अध्यादेश, लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और रिसोर्स मटेरियल जो प्रिंट एंड नॉन प्रिंट फॉर्म में होता है उसका भी निर्माण इसी चरण में किया जाता है। तो ये जो लिखित
डॉक्यूमेंट है यह क्या होगा, इसमें जो इंस्टीट्यूट का विजन है किसी कोर्स के लिए या किसी भी शैक्षिक संस्थान का एक विजन होता है, उनका स्टेटमेंट कि वह क्या करना चाहते हैं, उनका क्या लक्ष्य है, उनका क्या गुणवत्ता का क्या स्तर होगा, उनकी शिक्षा का, उनका परफॉर्मेंस, उनका बेंचमार्क, मतलब कि हम कहाँ अपने आप को आंकते हैं इवैल्यूएशन में, और जितनी भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं, जो कंटेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अधिगम जो निर्देश का भी इसी चरण में हम विस्तृत ब्यौरा तैयार करते हैं लिखित रूप में, और विभिन्न विषयों को कैसे जोड़कर पढ़ाया जाए इसके लिए भी निर्देश लिखित डॉक्यूमेंट में ही तैयार किया जाता है। इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज मतलब हम एक क्रियाकलाप के द्वारा कई विषयों की जानकारी दे सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम की आज के समय में ज़रूरत भी है और हमारी आवश्यकता भी है और मांग भी है, तो उसके हिसाब से सारा निर्देश लिखित रूप में तैयार कर दिया जाता है इसी चरण में, ताकि जब पाठ्यचर्या क्रियान्वयन हो तो उस वक्त कोई परेशानी ना हो। सारा निर्देश लिखित रूप में, और उसके लिए रिसोर्स मटेरियल भी, जो संसाधन सामग्री है, वो प्रिंट एंड नॉन प्रिंट फॉर्म में भी तैयार किया जाता है। तो ये जो सेकंड स्टेज है विल्स एंड बॉन्डी का, यह बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि इसी चरण में हम सारी रूपरेखा तैयार करते हैं, अपना पाठ्यचर्या तैयार करते हैं और लिखित रूप में उसे तैयार करके फिर हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेज इज द इम्प्लीमेंट, क्रियान्वयन। इन दिस स्टेज डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान to facilitate initiation of the program plan is done. In this stage, all stakeholders become part of the process by making their contribution to operationalize the curriculum as designed and developed. इस चरण में हम एक्शन प्लान तैयार करते हैं, मतलब योजना बनाते हैं, कार्य योजना बनाते हैं कि अब जो हमने पाठ्यचर्या तैयार किया इसकी शुरुआत कैसे की जाए, इसको लागू कैसे किया जाए। इस चरण में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं विद्यालय से, शिक्षा से जुड़े हुए, वह सभी शामिल हो जाते हैं और सभी अपना योगदान देते हैं इस पाठ्यचर्या को लागू करने में, उसे सफल बनाने में। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन है विद्यालय में? किसी विद्यालय में स्टेक होल्डर्स उसके टीचर, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग स्टाफ जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं, विद्यार्थी, अभिभावक, यह सभी स्टेक होल्डर्स हैं विद्यालय के। तो इन सभी का योगदान बहुत ही आवश्यक है पाठ्यचर्या को सफल बनाने में। पाठ्यचर्या जैसे तैयार किया गया, जिस उद्देश्य के साथ जैसे उसका विकास हुआ, वह उसी रूप में लागू हो और उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए यह आवश्यक है कि इसके सभी जो भागीदार हैं वह इसमें अपना पूर्ण सहयोग करें। तो थर्ड स्टेज पूर्णतया ये क्रियान्वयन का स्टेज है, जो लागू किया, पाठ्यचर्या तैयार हुआ उसे लागू किया जाता है इस चरण में। नाउ द फोर्थ स्टेज इज द इवैल्यूएशन। कलेक्शन, in this stage collection of data is done to allow determination of program effectiveness. In this stage collected data is analyzed to determine the effectiveness of curriculum design and its implementation as they relate to the child. It deals with determining the success of the curriculum through the attainment of the learner. The strengths and weaknesses of the curriculum are identified
and the feedback is used to update the curriculum. इस चरण में, यह अंतिम चरण है मूल्यांकन। इस चरण में हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम था वह कितना प्रभावी रहा, उसकी प्रभावशीलता का हम निर्धारण करते हैं। जो हमारे मूल्यांकन से जो हमें आंकड़ा प्राप्त होता है, उस आंकड़ों का विश्लेषण करके हम प्रोग्राम की प्रभावशीलता का निर्धारण करते हैं। इस चरण में जो मूल्यांकन से जितने हमें आंकड़े प्राप्त हुए, उस क्योंकि यह हमने मूल्यांकन किया बच्चों का, तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो बच्चों से रिलेटेड है। तो हमें पाठ्यचर्या की डिज़ाइन, पाठ्यचर्या कैसे लागू किया गया, इन सभी की प्रभावशीलता का पता चलता है। इस आकलन से, इस मूल्यांकन से हम जो आंकड़ों का आकलन करने से पाठ्यचर्या कितना सफल हुआ है, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि हम हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया था, जो हमारा लक्ष्य था पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले, तो हमारे इस पाठ्यचर्या से हमारा वो लक्ष्य प्राप्त हुआ है या नहीं। और बच्चों की समझ के अनुसार से अगर बच्चों का प्रदर्शन अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि करिकुलम, जो हमारा पाठ्यचर्या है, वह सफल हुआ है। अब उनके जो बच्चों की समझ से हम पाठ्यचर्या की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी मजबूत पक्ष है और जो उसका कमजोर पक्ष है, हम इसका भी पता लगा सकते हैं। और इस फीडबैक को हम अपने आगे पाठ्यचर्या को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चौथे चरण में हम मुख्यतः बच्चों का मूल्यांकन करके, आंकड़ों का विश्लेषण करने से हम अपनी पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करते हैं कि वह कितना सफल हुआ, उसकी जो रणनीति बनाई गई थी, जो उसमें निर्देशात्मक जो उसकी प्रणाली तैयार की गई थी, वह कितना सफल रहा, पाठ्यचर्या में का क्या मजबूत पक्ष था, पाठ्यचर्या का क्या कमजोर पक्ष रहा। इन सभी अनुभवों को, इन सभी फीडबैक को हम फिर अपने अगले पाठ्यचर्या के निर्माण में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप यू ऑल माई ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, कि आपको विल्स एंड बॉन्डी मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह 4 इस चरण में विभाजित है और इसमें जो पाठ्यचर्या निर्माण की पूरी प्रक्रिया है, पाठ्यचर्या निर्माण यह द्वितीय चरण में ही किया जाता है। पहले चरण में हम वर्तमान जो पाठ्यचर्या है उसका विश्लेषण करते हैं। तीसरे चरण में हमने जो तैयार किया दूसरे चरण में पाठ्यचर्या, उसको लागू करते हैं और चौथे में हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।